नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश के लोकगीतों की रंगीन दुनिया की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जी। सुदर्शन वशिष्ठ जी का जो काम है उससे हमें कुछ खास हिस्से मिले हैं, उन पे बात करेंगे। ये सिर्फ गीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पहाड़ों की धड़कन है, वहाँ के लोगों की आवाज है ना? सही कहा, ये वहाँ की आत्मा की आवाज है। तो हमारा इरादा है कि इन गीतों में जो संस्कृति बसी है, जो भावनाएं हैं, इतिहास है, जिंदगी की छोटी छोटी बातें हैं, उनको समझें। देखें कि ये लोकगीत हमें क्या कहानियां सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निश्चित रूप से लोकगीत तो किसी भी इलाके की, आप कह सकते हैं, सच्ची आवाज होते हैं, परंपराओं के प्रतीक। हाँ। और हिमाचल जैसे सांस्कृतिक रूप से इतने समृद्ध प्रदेश में ये गीत वहाँ के समाज, वहाँ के इतिहास और लोगों की सोच का एक जेता जागता आईना है। बिल्कुल। ये उस क्षेत्र की अपनी बोली, अपनी पहचान सबको सहेज कर रखते हैं। हाँ, ये बात तो है। ऐसे कई गीतों में हमने देखा है कि प्रेम और खासकर जुदाई, मतलब विरह का दर्द बहुत झलकता है। हाँ, विरह तो एक मुख्य थीम है। जैसे एक गीत है, सुना है कि उसमें नायिका नौकरी पर गए पति का इंतजार करते करते 12 बरस की थी और 18 की हो जाती है। जी। मतलब ऐसा लगता है जैसे इंतजार ही उसकी पूरी जिंदगी बन गया हो। और ये विरह गीत उस जमाने की जो सामाजिक सच्चाई थी उसे भी दिखाते हैं। हाँ, वो तो है। जब पुरुषों को अक्सर रोजी रोटी के लिए घर से, परिवार से दूर जाना पड़ता था, मजबूरी थी। हाँ, एक और गीत है ना जिसमें पत्नी परदेश गए पति को बुला रही है। हाँ। लेकिन पति कहता है कि भाई भेड़ें बाई हैं, 100 भेड़ें बाई हैं, घर कैसे आऊं। हाँ। तो ये उस समय की मजबूरियां थी। बिल्कुल। और कांगड़ा का एक गीत तो मतलब विरह की हद ही बयान करता है। अच्छा। हाँ, उसमें पत्नी कहती है, सूलिया टंगोई गई जान। ओहो। महसूस होता है। बिल्कुल, ये पंक्तियां तो विरह की गहराई को सीधे दिल तक पहुंचाती हैं। और सोचिए, एक गीत में राजा बसरे की लड़ाई पर जा रहा है। हाँ। और रानी उससे पूछ रही है कि जब आप जा ही रहे हैं लड़ाई पर, तो ये नथ, लौंग, कांटे, ये सब गहने किसके लिए बनवा रहे हैं? अरे। तो यहाँ देखिए कैसे निजी भावनाएं और ऐतिहासिक घटनाएं वो घुल मिल जाती हैं। सही बात है। तो ये गीत सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं है, बल्कि उस दौर का जो आर्थिक यथार्थ था, जो मजबूरियां थीं और उससे जो मानवीय पीड़ा निकली, उसका दस्तावेज है। हाँ, ये तो है। अच्छा, और अगर समाज की बात करें तो गीतों में उस समय के समाज की तस्वीर भी दिखती है। बिल्कुल साफ दिखती है। जैसे मंडी का एक गीत है, उसमें ऊंची जाति के झारू मियां हैं और निम्न वर्ग की गगनू। हाँ, सुना है इसके बारे में। उनकी प्रेम कहानी है। समाज का जबरदस्त विरोध है, मतलब हुक्का पानी बंद करने तक की धमकी दी जाती है। ओहो। पर झारू मियां अपने प्यार के लिए जाति छोड़ने को तैयार है। वो कहता है, अम्मा मेरिए हाउ असल चमार। सोचिए कितनी बड़ी बात रही होगी उस जमाने में। हाँ, ये गीत सामाजिक बंधनों और उनसे टकराने वाले व्यक्ति के साहस को मतलब बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण है, एक गद्दन स्त्री के स्वाभिमान का गीत। अच्छा। राजा उसे महलों में रहने, मुलायम पलंग पर सोने, 1-2 लाख रुपए और यहाँ तक कि वजीरी का पद देने का लालच देता है। अरे वाह, मतलब सब कुछ। हाँ, सब कुछ। पर वो इन सबको ठुकरा देती है। वो कहती है, मुझे अपनी भेड़ बकरियां प्यारी हैं, अपनी जमीन पर सोना पसंद है और अपने गद्दी समुदाय के साथ रहना है। क्या बात है। ये महज स्वाभिमान नहीं है, ये तो मतलब भौतिकता पर सांस्कृतिक पहचान और जमीनी जुड़ाव की जीत है एक तरह से। बिल्कुल। और ये भी है कि जीवन के हर मोड़ के लिए अलग गीत हैं। जैसे जन्म पर खुशी जाहिर करने वाले बधाई गीत होते हैं जी, और विवाह के समय तो खास तौर पर सुहाग गीत गाए जाते हैं। हाँ, सुहाग गीत, जिनमें कभी कभी कृष्ण रुक्मिणी विवाह जैसे पौराणिक प्रसंग भी शामिल हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और बारात आने पर तो माहौल ही अलग होता है। वधू पक्ष की औरतें दूल्हे और बारातियों पर मजाक भरे अंदाज में कटाक्ष करते हुए गाली गीत गाते हैं। हाँ। वो तो माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए होता है। और कांगड़ा का एक खास झमाकड़ा गीत भी है, ये बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, ये क्या है? इसे घर की महिलाएं तब नाचते गाते हुए पेश करती हैं जब घर के मर्द बारात लेकर कहीं गए होते हैं। ओके। इसमें वो पुरुषों का वेश धरकर थोड़ा हास्य और व्यंग के साथ मतलब खुलकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। ये एक तरह का उनका अपना उत्सव है। वाह, ये तो काफी अलग है। और कांगड़ा का ही वो रली शंकर विवाह उत्सव और उसके गीत, वो भी तो बहुत खास है। हाँ, वो भी बहुत अनोखे हैं।
सुनने में आया है कि ये रेली नाम की एक कन्या जी और शंकर नाम के युवक की दुखद प्रेम कहानी की याद में मनाया जाता है। जी, कहानी कुछ ऐसी ही है। इसमें शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजी जाती हैं और फिर उनका विसर्जन किया जाता है। और चंबा का मिंजर मेला भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ये श्रावण मास में मनाया जाता है। हाँ, मिंजर मेला तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, इसके अपने अनूठे लोकगीत हैं। इसमें वरुण देवता की पूजा होती है और मक्की की बालियों यानी मिंजर को रघुनाथ जी और लक्ष्मी नारायण जी को भेंट करके रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है। अच्छा। तो ये जो संस्कार गीत हैं, ये जीवन के चक्र और सामुदायिक उत्सवों को संगीतमय बनाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी रिवाजों को जीवित रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन गीतों में आस्था का पहलू कितना गहरा है? बहुत गहरा। लोगों की गहरी आस्था झलकती है। ऊना का एक गीत है जिसमें सीता माता कहती हैं, हाँ, हम भी राम तुम भी राम, चलते राम फिरते राम, अंदर राम बाहर राम, चक्की राम चूल्हा राम। अरे वाह! ऐसा लगता है जैसे राम उनके जीवन के हर कण कण में बसे हों। बिल्कुल। और इतिहास की गूंज भी इन गीतों में सुनाई देती है। चंबा में रानी सुनैना के बलिदान की कहानी सुखरात गीत में गाई जाती है। हाँ, वो कहानी तो सुनी है कि उनके बलिदान से ही चंबा शहर को पानी मिला। जी, ऐसा कहा जाता है। इसी तरह 1857 की क्रांति में कुल्लू के राजा प्रताप सिंह के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह और फिर उन्हें दी गई फांसी का जिक्र भी लोक गीतों में मिलता है। हाँ, और नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया, उनकी कहानी कौन भूल सकता है? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ उनके विद्रोह और फिर उन्हें रंगून या कुछ कहते हैं सिंगापुर जेल भेजे जाने की वीरगाथा आज भी वहाँ के लोग गाते हैं। तो ये गीत महज मनोरंजन तो नहीं है, ये तो एक तरह से मौखिक इतिहास है। हाँ बिल्कुल, ये वीरता और बलिदान की कहानियों को जिंदा रखते हैं। सही बात। और हर इलाके की अपनी खास पहचान भी है इन गीतों में, है ना? हाँ, बहुत विविधता है। जैसे सिरमौर की झूरी या लोका गायन शैली है जो सवाल जवाब के रूप में होती है। अच्छा, प्रश्नोत्तर शैली। जी। या फिर कुल्लू, शिमला, सिरमौर में लोकप्रिय सामूहिक नृत्य नाटी। नाटी तो बहुत फेमस है। हाँ, जिसमें लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीमी गति से झूमते हुए नाचते हैं। और चंबा के भरमौर पांगी इलाके के जो गद्दी समुदाय के गीत हैं, वो तो उनकी घुमंतू जिंदगी, उनकी भेड़ बकरियों और पहाड़ों से उनके गहरे रिश्ते को दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया ही उन गीतों में सिमट आई हो। भाषा, धुन, शैली, विषय, इन सब की यही विविधता हिमाचल की सांस्कृतिक समृद्धि का असली प्रमाण है। सही कहा। लोकगीत उस क्षेत्र की आत्मा को, वहाँ की ठेठ बोली और जीवन शैली को मतलब संभाल कर रखते हैं। हर घाटी की अपनी अलग महक है, अपना अलग सुर है। तो कुल मिला के सार ये निकलता है कि ये लोकगीत सिर्फ धुनें और शब्द नहीं हैं, ये हिमाचल के लोगों के जीवन का एक बहता हुआ झरना है। हाँ। उनके सुख दुख, उनकी आस्था, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति, सब कुछ इनमें समाया हुआ है। ये लोकवाणी में सहेजे गए, कह सकते हैं, अनमोल दस्तावेज हैं, जिनमें एक पूरे समाज की तस्वीर पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलती है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये तो ज्ञान और परंपरा का भंडार है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में उठता है सोचने के लिए कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां मनोरंजन के इतने नए नए साधन आ गए हैं, इन मौखिक परंपराओं का, इन लोकगीतों का भविष्य क्या होगा? ये एक अहम सवाल है। क्या ये सिर्फ किताबों या म्यूजियम की शोभा बनकर रह जाएंगे, या फिर किसी नए अंदाज में, किसी नए रूप में हमारी जिंदगी का हिस्सा बने रहेंगे? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।